नमस्कार विद्यार्थियों। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी का पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी व्यावसायिक सांख्यिकी है। उसके संबंध में जो टॉपिक आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे वह है सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी जब हम बोलते हैं तो इसका अर्थ हम संख्याओं से या आंकड़ों से, समंकों से या डेटा से लेते हैं कि सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स का मतलब है समंक या आंकड़े। इस प्रकार जो सांख्यिकी है या स्टैटिस्टिक्स है यह प्राचीन समय से ही उपयोग में आ रहा है। प्राचीन समय में भी राजा या शासक अपने राज्य के संबंध में बहुत सारे तथ्यों को आंकड़ों के रूप में रखते थे। राज्य से संबंधित होने के कारण ही इसका नाम है वो अंग्रेजी नाम स्टैटिस्टिक्स हुआ है। वर्तमान समय में जो स्टैटिस्टिक्स शब्द हम यूज कर रहे हैं यानी सांख्यिकी, तो स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1749 में जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गॉटफ्राइड अकिनवाल ने किया, जिन्हें सांख्यिकी का यानी स्टैटिस्टिक्स का जन्मदाता भी कहा जाता है। सांख्यिकी वर्तमान समय की एक आवश्यकता है क्योंकि सामान्य जीवन की छोटी से छोटी घटनाओं को भी संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। संख्याओं के बिना तथ्यों की सत्यता है वह अधूरी रहती है और संख्याओं के बिना कुछ प्रमाणित नहीं किया जा सकता। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में होता है, तो इन तीनों अर्थों को स्पष्ट करके ही हम सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझ सकते हैं। ये जो तीन शब्द हैं ये हैं आंकड़े या समंक, सांख्यिकी, प्रतिदर्शज। ये तीनों शब्द अपने आप में अलग अलग हैं, लेकिन समग्र रूप से हम इन तीनों को भी सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं और ये अलग अलग भी अपना अर्थ रखते हैं और सम्मिलित रूप में भी अपना अर्थ रखते हैं। जब हम आंकड़े या समंक बोलते हैं, जैसे कि हम सामान्य बोलचाल में भी आंकड़ों या समंकों को स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी कहते हैं, जैसे जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े, मूल्य संबंधी आंकड़े, उत्पादन संबंधी आंकड़े इत्यादि, तो हम इन्हें आंकड़े या समंक यानी स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। दूसरा शब्द जो सांख्यिकी है, इसका अर्थ हम यहाँ पे सांख्यिकीय विधियों से लेते हैं, यानी जब किसी क्षेत्र के संबंध में आंकड़ों के द्वारा कुछ विश्लेषण करना होता है तो उसके लिए विभिन्न सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जाता है और उनसे कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो सांख्यिकीय विधियों का उपयोग भी है, वह भी सांख्यिकी है। और तीसरा है प्रतिदर्शज यानी सैंपलिंग, यानी प्रतिदर्श या नमूना लेकर किसी क्षेत्र विशेष के बारे में स्पष्टीकरण देना या उसका निर्वचन करना या विश्लेषण करना। सांख्यिकी में सामान्यतः सैंपलिंग यानी प्रतिदर्शज का उपयोग बहुतायत से किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में आंकड़े होते हैं, तो सभी आंकड़ों को, सभी संख्याओं को अपने जो रिसर्च है या अनुसंधान है उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। उसकी जगह उनमें से कुछ आंकड़ों या समंकों का चुनाव किया जाता है नमूने के रूप में, और ये मानते हुए कि इस नमूने या इन नमूनों में उस समग्र क्षेत्र के सारे गुण आ जाते हैं, यानी इसके आधार पर जो हम निष्कर्ष लेंगे वो सारे क्षेत्र विशेष पर लागू होंगे। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो सबसे पहले उसका
सैंपल या नमूना हम देखते हैं और उसके आधार पर हम पूरे उस वस्तु के बारे में अपना निर्णय लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाजार जाते हैं और मान लीजिए आप गेहूँ खरीदते हैं, तो आप गेहूँ का थोड़ा सा नमूना देखते हैं, पूरी बोरी नहीं देखते। तो उस नमूने के आधार पर आप अपना ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई ये क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं है। तो इसी आधार पे सांख्यिकी में भी सैम्पलिंग का यानी नमूनों का उपयोग किया जाता है और उसके आधार पर ये निष्कर्ष लेते हैं कि ये जो नमूनों के आधार पे जो भी निष्कर्ष निकाला गया है ये सारे क्षेत्र पे लागू होता है। तो इस प्रकार ये तीनों शब्द अपने आप में अलग अलग भी हैं और समग्र रूप में सम्मिलित भी हैं और इनका सम्मिलित अर्थ है वह भी सांख्यिकी है। सांख्यिकी के अर्थ को परिभाषित करने के लिए हम इसे दो भागों में भी बांट सकते हैं। पहला है एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ और दूसरा है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ। एक वचन के रूप में सांख्यिकी से तात्पर्य सांख्यिकीय विधियों से है जिनकी मदद से समंगों का संकलन यानी उसका एकत्रीकरण, विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है, यानी उससे कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसको हम सांख्यिकी का एक वचन रूप कह सकते हैं। और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब है आंकड़ों या समंकों से, जिन्हें हम अपने विश्लेषण में यूज करने के लिए इकट्ठा करते हैं, तो उसने बहुवचन के रूप में सांख्यिकी कह सकते हैं। इस प्रकार सांख्यिकी को एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये दोनों एक वचन और बहुवचन पूर्ण रूपेण सांख्यिकी का एक संयुक्त रूप ही है, क्योंकि बिना आंकड़ों के सांख्यिकी कुछ नहीं है और बिना सांख्यिकी के विधियों के भी सांख्यिकी कुछ नहीं है। तो दोनों रूप यानी आंकड़े और सांख्यिकी विधियां, ये दोनों मिलकर ही सांख्यिकी को पूर्ण बनाते हैं। सांख्यिकी के संबंध में आंकड़े या समंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बिना समंकों के या आंकड़ों के सांख्यिकी की कल्पना करना भी व्यर्थ है। तो इस संदर्भ में समंकों की विशेषताएं हमें जाननी है कि हम किसे समंक कह सकते हैं। तो इसके लिए तो समंकों की विशेषताएं हैं, जो प्रत्येक समंक यानी किसी तथ्य को हम समंक कहें तो उसके लिए उनमें कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए। तो इनमें जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता जो है वह है समंक तथ्यों के समूह हों, यानी जो समंक हैं वह तथ्यों के समूह होने चाहिए, उन्हें ही हम समंक कहेंगे। बिना किसी समूह के कोई तथ्य समंक नहीं कहलाता। जैसे हम कहें कि एक परिवार की आय 10,000 रुपये प्रति माह है, तो यह तथ्य तो है लेकिन यह समंक नहीं है, क्योंकि यह केवल एक ही परिवार के बारे में है। अगर यही बात अलग अलग 5 परिवारों के बारे में होती तो हम उसे समंक कह सकते थे, क्योंकि वहां पर वो तथ्यों का समूह होता। तो विभिन्न परिवारों की आय का उल्लेख अगर अपन करते हैं तो वह तथ्यों का समूह कहलाता है। इसी प्रकार जैसे क्रिकेट के खेल में एक पारी में केवल एक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या तथ्यों का समूह नहीं होता है। उस खिलाड़ी द्वारा अलग अलग पारियों में बनाए गए रनों की संख्या हो तो वह तथ्यों का समूह बन जाती है और उसे हम समंक या आंकड़े कह सकते हैं। अगली जो विशेषता है, मुख्य विशेषता, वह है समंक संख्याओं में व्यक्त हों। समंकों की यह प्रमुख विशेषता है कि वे संख्या में व्यक्त किए गए हों, न कि गुणात्मक तथ्यों के रूप में। जैसे हम कहें कि वह बहुत स्वस्थ है या धनवान है या निर्धन है या बुद्धिमान है, तो यह तथ्य तो है लेकिन यह समंक नहीं है। लेकिन ये कहें कि राम की वार्षिक आय 20,000 रुपये है या श्याम की वार्षिक आय 5,000 रुपये है, तो यहाँ पर यह इस तथ्य को संख्या में व्यक्त किया गया है, तो यह समंक है। इसी प्रकार जो अगली विशेषता है वह है
संकलन गणना या अनुमान द्वारा हो, यानी जो समंक हैं उनका जो संकलन है या एकत्रीकरण है वह गणना या अनुमान द्वारा होना चाहिए। जब कोई क्षेत्र विशेष छोटा होता है तो वहां पर तो उसकी गणना कर ली जा सकती है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो हम उनकी गणना करके बता सकते हैं कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं या 50 विद्यार्थी। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा भीड़ है या समूह है या कोई बहुत बड़ी सभा है तो वहां पर हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि इस सभा में 1 लाख व्यक्ति हैं या 1.5 लाख व्यक्ति हैं, क्योंकि वहां पर उनकी संगणना या गणना नहीं की जा सकती। तो समंक है उनका संकलन गणना या अनुमान द्वारा हो सकता है। संकलन का मतलब है कि उनको इकट्ठा किया जाना, एकत्र किया जाना। इसी प्रकार फिर अगली विशेषता है यथोचित शुद्धता का स्तर। समंक का जब संकलन करते हैं तो उसमें शुद्धता होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर शुद्धता नहीं होगी तो जो अनुसंधान किया जाएगा और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाला जाएगा वह भी गलत आएगा। तो जैसे अपन ये कहें कि किसी एक शहर की गणना में या शहर की जनगणना में 5-7 व्यक्तियों को भूल जाना नगण्य है, इसका कोई प्रभाव अपने अनुसंधान के निष्कर्ष पर नहीं पड़ता है। लेकिन एक परिवार के 4-5 सदस्यों को अपन भूल जाएं या उनकी गणना नहीं करें तो वहां पर वह अनुसंधान को प्रभावित कर सकता है। तो बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर अगर कुछ अशुद्धि रह जाती है तो उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन छोटे लेवल पर अगर कोई अशुद्धि रहती है तो उसका बड़ा प्रभाव सामने आता है। तो यथोचित शुद्धता का स्तर है वह होना चाहिए। अब जो अगली विशेषता आती है वह है पूर्व निर्धारित उद्देश्य, यानी जो समंक या तथ्य या आंकड़े एकत्रित करने हैं या उनको संकलित करना है, उनका पूर्व निर्धारित उद्देश्य वह स्पष्ट रूप से निर्धारित होना चाहिए कि ये जो तथ्य हमें चाहिए वो किसके लिए, किस उद्देश्य के लिए या कौन सा निष्कर्ष निकालने के लिए एकत्रित किए जा रहे हैं या करने हैं। अगर पहले से उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा तो अनावश्यक तथ्यों या आंकड़ों का संग्रह हो जाएगा और बेकार में ही समय, श्रम व धन का अपव्यय होगा। अतः किसी भी तथ्य या आंकड़ों को एकत्रित करने से पूर्व उनके उद्देश्य व स्पष्ट रूप से निर्धारित होने चाहिए। और इसके बाद जो अगली विशेषता है, जो अंतिम है, वह है परस्पर तुलना योग्य हों। यानी जो तथ्य या समंक या आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं वे आपस में तुलना योग्य हैं, तभी वो समंक या आंकड़े कहलाएंगे, अन्यथा वो तथ्य समंक या आंकड़े नहीं कहलाएंगे। और परस्पर तुलना योग्य वही तथ्य या समंक होते हैं जो सजातीय हैं या जिनमें एक रूपता है। अतः परस्पर तुलना योग्य होने के लिए सजातीयता का गुण भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपने जो समंकों की विशेषताएं देखी हैं, तो उनमें जो मुख्य रूप से जो प्रमुख विशेषता एक तथ्य में समंक होने के लिए होनी चाहिए वो है, समंक है वह तथ्यों के समूह हो, यानी तथ्यों के समूह होने चाहिए और संख्याओं में व्यक्त होने चाहिए और परस्पर तुलना योग्य होने चाहिए। यानी ये 3 विशेषताएं तो उनमें आवश्यक रूप से होनी ही होनी चाहिए। इनके बिना कोई भी तथ्य है वह समंक नहीं कहलाएगा। कौन सी? कि वे तथ्यों के समूह हो और संख्याओं में व्यक्त हों और परस्पर तुलना योग्य हों। अगर इनमें से कोई एक भी विशेषता किसी तथ्य में नहीं रहती है तो वह फिर समंक नहीं कहलाता है। हम आगे देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने सांख्यिकी को किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसमें सर्वप्रथम डॉक्टर बाउले की परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यानी सांख्यिकी में गणनाएं की जाती हैं, विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करके उनके संबंध में जो आवश्यक उद्देश्य है उसके लिए गणना की जाती है। तो उन्होंने गणना का विज्ञान इसको कहा है। क्रॉक्सटन व काउडेन ने कहा है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने सांख्यिकी को थोड़ा विस्तृत रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है।
कि तथ्यों के संग्रहण, उनके प्रस्तुतिकरण यानी उनको विश्लेषण के अनुकूल बनाना और फिर विश्लेषण करना और उनका निर्वचन यानी उससे कोई निष्कर्ष निकालना, तो यह सांख्यिकी है। और सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने की दृष्टि से संकलित समंकों के संग्रहण, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन करना तथा उनसे तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालना आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। तो सेलिगमैन ने भी सांख्यिकी को एक विज्ञान बताया है और उसने भी संकलित समंकों के संग्रहण, वर्गीकरण, विश्लेषण के द्वारा निर्वचन करने और उससे तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने पर जोर दिया है। तो इस प्रकार से सेलिगमैन ने एक सांख्यिकी संपूर्ण रूप से उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार आपने देखा कि सांख्यिकी क्या है या स्टैटिस्टिक्स क्या है। इसी प्रकार आपने समंकों की विशेषताएं देखी और सांख्यिकी की विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उनको आपने समझा है। इसी पेपर से संबंधित अन्य जो टॉपिक्स हैं आगे, उनके संबंध में भी आपसे जो ई कंटेंट या वीडियो है वो शेयर किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।